Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 10th of October. अब 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है आपके पेपर में, बट स्टिल आपके जो न्यूज एनालिसिस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ट्राई करिएगा कि जहां तक आप न्यूज एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं प्लीज करें, स्पेसिफिकली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर पैटर्न देखते हैं तो जितने नियर बाय आपके मंथ्स होते हैं एग्जाम के उतने ही क्वेश्चंस आपके उन पर्टिकुलर करंट अफेयर्स टॉपिक से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एटलीस्ट ट्राई करिएगा कि न्यूज एनालिसिस को आप नवंबर 15 तक फॉलो कर सकें. उसके बाद में आप चाहें तो इस पर्टिकुलर क्लैट के लिए, इस प्रिपरेशन को, इस पर्टिकुलर क्लैट के लिए आप इन न्यूज एनालिसिस को अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए. बट एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए न्यूज एनालिसिस उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा. तो जो 2 ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर क्लैट देने वाले हैं या वो प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर क्लैट देने के लिए, उन सब के लिए एडवाइजेबल है कि वो कभी भी न्यूज एनालिसिस को यहां पे अवॉइड ना करें, उसको मिस आउट ना करें एंड कोशिश करें कि उनको आप रेगुलरली फॉलो करें और उनके नोट्स भी बनाएं. ठीक है, तो चलिए इस मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं. और आज का दिन जो है वो स्पेशल भी है बिकॉज 10th ऑफ अक्टूबर जो होता है उसको यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज करा है एज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. तो हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अब ये बहुत अच्छे से रिलेशन हो चुका है, ऑल्दो इट इज वेरी रिसेंट, कि इंडिया के अंदर में भी अब हम मेंटल हेल्थ को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर चुके हैं. अब पहले की तरह नहीं है कि अगर किसी को कोई डिप्रेशन होता था या वो कोई पर्टिकुलर एंशियस एंजाइटी के अटैक्स आते थे उसको, तो उसको बिल्कुल ही उसको नजरअंदाज कर दिया जाता था, उसको कोई भी वेटेज नहीं दिया जाता था. बट अब लोग जो है वो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर चुके हैं, स्पेसिफिकली इन योर जनरेशन. आज के टाइम में मेंटल हेल्थ को यहाँ पे जो प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए वो पर्टिकुलर दिया जाता है. एंड इसलिए बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है. जो यूनाइटेड नेशंस है, इंडियन गवर्नमेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ डे के ऊपर पे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती हैं. ओके, बट हमारे एग्जाम के पर्पस के लिए जो पर्टिकुलर ये डे है उनका किस डेट को आता है, उसका थीम क्या है, ये 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्लैट के लिए भी और एलेट के लिए भी, और ये सीधे सीधे 1 लाइनर फॉर्म में आपका आ सकता है. ठीक है, क्लैट में भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे भी ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन को होता है. सो इट इज ऑन 10th ऑफ अक्टूबर. दिस इज द ऑफिशियल पोस्टर फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. अब पोस्टर से आप ड्रॉ नहीं कराएंगे, तो बस पोस्टर्स आपको एक पर्टिकुलर इमेज प्रोवाइड करने के लिए, बट द डेट इज 10th ऑफ अक्टूबर. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इट इज व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एक्सेस टू सर्विसेज, कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उसका एक्सेस भी तो होना चाहिए. तो हो सकता है कि आपकी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में या आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट है वहां पे जो उसकी कैपिटल है, लेट से अगर आप एमपी में रहते हैं तो लेट से भोपाल के अंदर में एक मेंटल हेल्थ सेंटर बनाया हुआ है, और आप लेट से इंदौर या किसी और सिटी में रहते हैं, वहां पे गवर्नमेंट का या कोई भी प्राइवेट बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ सेंटर नहीं है. तो यहाँ पे ऑल्दो सर्विसेज तो कहीं मिलती है बट आपके पास में एक्सेस नहीं है. एंड आज की डिजिटल दुनिया के अंदर में स्पेसिफिकली जब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जहां पे मेडिसिन जो होता है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, जब आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको मेडिसिन इश्यू करता है, उससे पहले थेरेपीज हो गई, आपके डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस हो गए, उससे भी आप मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड में जब हम रह रहे हैं तो हमारे पास एक्सेस टू सर्विसेज पक्का होना ही चाहिए, और वो ही इस बार का थीम है. स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करी जा रही है कि हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज को कैसे, एक्सेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब कोई इमरजेंसी हो या कोई कैटास्ट्रॉफी हो. तो फॉर एग्जाम्पल कि लेट से इंडिया में कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, कोई पर्सन है जो अपने फैमिली मेंबर्स को खो चुका है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे होंगे, तो उस टाइम में भी हम कैसे सर्विसेज उनको एक्सेस करा सकते हैं, स्पेसिफिकली जब कोई कैटास्ट्रॉफी है या इमरजेंसी है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है मेंटल हेल्थ के लिए. ओके, और इस बार का जो थीम है, जो ये पर्टिकुलर ईयर है, इट इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड कि हम कैसे मेंटल हेल्थ की सर्विसेज को एक्सेस करवा सकते हैं इवन वेयर देयर इज कैटास्ट्रॉफी एंड इमरजेंसी.
ओके तो जहां भी आपने नोट्स बनाते हैं वहां पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो होता है आपका, उसका डेट और उसका थीम आप कहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे की न्यूज पे पढ़ते हैं। तो बिकॉज दिस इज द वीक ऑफ नोबेल प्राइजेस, तो आई थिंक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायो के जो पर्टिकुलर अवार्ड है वो अनाउंस हो चुके थे। अब जो पर्टिकुलर अवार्ड अनाउंस हुआ है आपका, दैट इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एंड अगेन नोबेल प्राइजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिलीव मी। क्लैट के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें आपके 5 वर्ड पूछे जा सकते हैं, एक पैसेज हो सकता है सिंपल किसी भी एक नोबेल प्राइज के ऊपर पे, और उसके बेसिस पे आपसे इस साल के नोबेल प्राइजेस या इंडिया के जो फर्स्ट विनर्स रहे या इंपॉर्टेंट विनर्स रहे नोबेल प्राइज के, वो सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो प्लीज पे अटेंशन टू नोबेल प्राइजेस न्यूज विच एवर इज कमिंग इन योर पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या न्यूज एनालिसिस में भी। इस वीक की जितने भी आपकी न्यूज एनालिसिस उनको प्लीज गो थ्रू करिएगा। If you have missed out, then you can also go through the weekly wrap up. But still, my suggestion would be कि इस बार के जो नोबेल प्राइजेस वाली न्यूज है, हर पर्टिकुलर अवार्ड, हर पर्टिकुलर प्राइज की उस न्यूज एनालिसिस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। बिकॉज न्यूज एनालिसिस के अंदर में सिर्फ इस बार के विनर्स नहीं डिस्कस होते हैं, किस पर्टिकुलर चीज के लिए मिला है, किस पर्टिकुलर लेट्स से फिजिक्स में किस इनोवेशन के लिए मिला है, केमिस्ट्री में किस लिए मिला है, लिटरेचर में किस पर्सन को मिला है, कहां से आता है, किस बुक के लिए मिला है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया के विनर्स है कोई तो वो कौन है, उनको किस साल में मिला था, किस पर्टिकुलर वर्क के लिए मिला था, ये सब भी आपका डिस्कशन होता है। तो रेदर देन वेटिंग फॉर सम कंपाइलेशन टू कम और रेदर देन वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट टू प्रिपेयर फॉर नोबेल प्राइज, माय सजेशन टू यू वुड बी कि आप अभी से इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सो इन केस अगर नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन आता है तो यू एग्जैक्टली नो कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और आप वहां पे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑल्सो। ओके, तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस बार का लिटरेचर के अंदर में नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो यहां पे इट इज द सेकंड हंगेरियन पर्सन बन चुके हैं एंड हिज नेम इज लास्लो Krasna-Horkai. Okay, it's hard to pronounce, but Laszlo Krasna-Horkai is the name of the Hungarian person जिनको इस बार का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। So this name has become important for you, okay? And also as has been the case earlier also, spelling etc. भी I would say कि आपको पता होनी चाहिए, because वो spellings के ऊपर पे भी उन्होंने वोल्डेमॉर्ट जेलेंस्की की स्पेलिंग पूछी हुई है आपके क्लैट के एग्जाम में। तो yes, this name also becomes important for you because ये भी उसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही आते हैं। ओके, अब इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि यहां पे जो आपको डबल कॉलम में दिख रहा है, दैट इज व्हाट द नोबेल प्राइज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्वीडिश एकेडमी उसने किस बेसिस पे दिया है। ओके, तो इनको मिला है फॉर इज विजनरी ओव्योर दैट रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट अमिड्स एपोकैलिप्टिक टेरर। तो कहीं पे अगर बिल्कुल ट्रेजिक सिचुएशन है लाइक गाजा में हो रहा है और वहां पे पावर ऑफ आर्ट क्या कर सकती है, ये पर्टिकुलर उनकी राइटिंग्स के अंदर में उनके लिटरेचर में शो होता है। तो इसलिए लास्लो Krasna-Horkai को ये पर्टिकुलर अवार्ड यहां पे दिया गया है। ही इज द सेकंड हंगेरियन टू विन दिस पर्टिकुलर अवार्ड। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इनको किस पर्टिकुलर नोवेल के लिए या बुक के लिए दिया है। ऑल्दो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर होता है ये किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ एक बुक के लिए मिले, इट इज गिवन टू अ पर्सन फॉर हिज ओवरऑल वर्क इन द लिटरेचर। ओके, बट स्टिल यहां पे जो पर्टिकुलर बुक अगर आपको पूछ लिया जाए, इन केस क्वेश्चन ऐसे आ जाए किस बुक के लिए मिला है, सो द बुक का नाम है द मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, द मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस इज द बुक। इसके अलावा इनकी जो दूसरी वेरी फेमस बुक है वो है सेटन टैंगो। ओके, सेटन टैंगो हो जाएगा तो इस नाम को आप सेपरेट कर सकते हैं, सेटन टैंगो एक ही हो गया और दूसरा है द मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस। ये दो पर्टिकुलर बुक्स हैं आपकी, जो पर्टिकुलर बुक्स इस पर्टिकुलर पर्सन ने, इस पर्टिकुलर ऑथर ने लिखी है और इन दो बुक्स को सबसे प्राइमरी आप कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं कि जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बट एट द सेम टाइम अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ओरिजिन और बैकग्राउंड पे भी आ सकता है। तो वी आर सपोज टू नो कि इस पर्टिकुलर नोबेल प्राइजेस का यहाँ पे ओरिजिन क्या है। तो बेसिक्स आप सबको पता होगा कि एल्फ्रेड नोबेल करके जिन्होंने डायनामाइट बनाया था, उनकी जो विल थी, उनकी जो वसीयत थी, उसके अंदर में ही वांटेड कि मैंने एक वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने वाली चीज बनाई, एक डायनामाइट बनाया है। ऑल दो उसके कंस्ट्रक्टिव यूज भी होते हैं, लाइक आपको अगर कोई टनल डिग करना है उसके लिए भी डायनामाइट यूज होता है, बट ही सेड कि मैंने कुछ स्ट्रक्चरल चीज बनाई है। सो आई वांट कि जो पैसा यहां से एलोकेट हो रहा है ये उन वर्क्स के लिए अवार्ड किया जाए, साइंसेस में अवार्ड किया जाए जो वर्ल्ड को
रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, वर्ल्ड को कुछ पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल की विल्स जो 1901 में आई थी, तब से आपका ये पर्टिकुलर नोबेल प्राइजेस जो है ये इनिशिएट हुआ है। ओके, और इनिशियली जो नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे तो वो साइंसेस में ही मिलते थे अक्रॉस 5 कैटेगरीज, योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम दीज नोबेल प्राइजेस देयर इज one more Nobel Prize which is also awarded, which was not one of the original. So which is the Nobel Prize which was started to be awarded later on. ठीक है, तो सिंपली इन 5 के अलावा एक और फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, तो आप मुझे वो बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्राइज किस पर्टिकुलर उसमें मिलता है। जब वो पर्टिकुलर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा तब हम उस पर्टिकुलर अवार्ड को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1901 में इस टाइप से हुआ था। सेकंड पे आते हैं कि आपके जो नोबेल प्राइजेस हैं, स्पेसिफिकली नोबेल प्राइज ऑन लिटरेचर, इसको कौन पर्टिकुलर अवार्ड करता है। ओके, तो इट इज अवार्डेड बाय द स्वीडिश अकेडमी। ओके, एंड आपके लिए मैंने क्वेश्चन यही छोड़ दिया है, स्वीडिश अकेडमी जो है जो इसको देती है वो हेडक्वार्टर्ड कहां पे। ओके, सो व्हाट यू हैव टू आंसर इज कि स्वीडिश अकेडमी जो नोबेल प्राइजेस अवार्ड करती है ये कहां पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। ओके, और ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है, नॉट जस्ट योर लिटरेचर, ऑल द नोबेल प्राइजेस, इट इज गिवन टू अ पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी। बट अगर एक पर्टिकुलर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की बात करी जाए तो एक ये किसी भी ऑथर को दिया जाता है who has produced in the field of literature the most outstanding work in an ideal direction। ओके, तो अगर कोई इस टाइप का काम करता है तो उस ऑथर को यहां पे मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल हिटलर ने भी कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बट यू नो दिस कि हिटलर ने जो काम किया है दिस इज नॉट इन एन आइडियल डायरेक्शन। सो ऑल्दो वो हमारे काम का नहीं है कि क्यों नहीं मिला, क्या मिला, बट व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि हिटलर की इफ यू नो द बायोग्राफी तो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम हु वर द फर्स्ट विनर्स ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ओके, तो 1901 में जब पहली बार आपके नोबेल प्राइज अवार्ड करे गए और पहली बार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया, उस साल किसको मिला था? तो फ्रांस के एक ऑथर हैं आपके सली प्रूडहोम फ्रॉम फ्रांस, जिनको पहला कोई भी फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अवार्ड किया गया था। ओके, इसके बाद यू शुड ऑल्सो नो कि फर्स्ट पर्टिकुलर आपका इंडियन कौन है विनर एंड फर्स्ट पर्टिकुलर विमेन कौन है। ओके, तो अगर फर्स्ट विमेन इन लिटरेचर पूछा जाए सो इज गोइंग टू बी सेल्मा लेगरलॉफ, जो स्वीडन से है, और 1909 में आफ्टर 8 years फर्स्ट विमेन वॉन दिस पर्टिकुलर अवार्ड। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आपसे पूछ ली जाए हु वाज द फर्स्ट एशियन टू विन दिस अवार्ड, सो इट वाज आवर वेरी ओन फ्रॉम इंडिया ओनली, इट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। Okay, so Rabindranath Tagore was the first Indian to win any kind of Nobel Prize also. So not just in literature, he is obviously in literature also, but सारे Nobel Prize भी देख लो तो भी he is the first awardee of Nobel Prize, जिनको अपनी particular जो उनकी songs, उनके जो particular compilation है उनके particular poems का, गीतांजलि, उस particular Nobel के लिए 1913 के अंदर में उनको रविंद्रनाथ टैगोर को Nobel Prize in Literature हुआ था। और स्वीडिश अकेडमी ने अभी रिसेंटली क्लियर भी कराया he is the first non-European to win any kind of Nobel Prize also. So not just first Asian but any other continent also. First non-European to win a Nobel Prize was also Rabindranath Tagore. Okay, तो इनको किस पर्टिकुलर ओके, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है फॉर इस इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ डैश बुक। तो स्टिल अगर आपने नहीं सुना था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां भी लिख दीजिए कि भाई कौन सी पर्टिकुलर बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट फ्रंट पेज न्यूज, सबसे ऊपर जो न्यूज आई है हिंदू की वो यही आई है, बट आई वांटेड कि मैं नोबेल प्राइज स्टार्ट करूं बिकॉज दैट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अब यहां पे आते हैं कि इंडिया और यूके जो है इन्होंने कल कुछ एग्रीमेंट साइन करे। व्हाई दिस एग्रीमेंट इज साइन? बिकॉज यूके के प्राइम मिनिस्टर, अगेन यू हैव टू नेम दैट पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ही इज ऑन हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट। ओके, ये इंडिया की अपनी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पे आए आफ्टर बिकमिंग द यूके प्राइम मिनिस्टर, और ये आज तक का लार्जेस्ट एवर यूके गवर्नमेंट ट्रेड मिशन टू इंडिया है। इतने सारे डेलीगेट्स, इतने सारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइवेट बिजनेसमैन इंडिया में एक साथ कभी नहीं आए गवर्नमेंट के थ्रू जितने इस पर्टिकुलर मिशन में आए। और इसका कंटेक्स्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया जो है इसके ट्रेड रिलेशन यूएस के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, यूके के भी यूएस के साथ इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो यहां पे दोनों कंट्री रिक्वायर सम पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेंस्ट द यूएस टैरिफ्स आल्सो।
और दूसरा, अभी रिसेंटली हमने इंडिया और यूके ने दोनों ने एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, सो दैट बिकम्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जुलाई 2025 वाज द ईयर जब इंडिया यूके ने सीईटीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। सीईटीए नाम भी आपको पता होना चाहिए, कब साइन हुआ है? जुलाई 2025 में साइन हुआ है आपका। व्हाट इट हैज बीन साइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जुलाई 25 में इंडिया ने किसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है? तो ये साइन किया गया है विद यूनाइटेड किंगडम। ओके, इससे मेनली चेंजेस क्या हुआ है? तो जो पर्टिकुलर टैरिफ्स हैं इंडिया यूके के बीच में, वो पर्टिकुलर टैरिफ्स रिड्यूस करे जा रहे हैं। इंडिया के केस के अंदर में यूके ने जो मेजॉरिटी टैरिफ्स है उनको रिमूव ही कर दिया है या एकदम नेग्लिजिबल कर दिया। फॉर एग्जांपल, इंडिया अभी एवरेज टैरिफ जो ब्रिटिश गुड्स पे लगाता है, इट इज अराउंड 15%। नाउ इंडिया डिसाइडेड दैट एवरेज टैरिफ इज गोइंग टू रिड्यूस टू 3%। तो एक बार जब एफटीए इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जितना भी हमारा एवरेज टैरिफ होता है कि यूजुअली कोई भी गुड्स हो इतना तो लग ही रहा है, that is going to be from 15% to 3%, so a lot is going to be reduced. Okay, और second is कि India will get tariff elimination on about 99% of tariff line, मतलब जितने भी हम गुड्स करते हैं 99% जो पर्टिकुलर टैरिफ्स हैं वो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू, यानी करीब करीब हमारा टोटली एग्जेम्प्ट ही हो रहा है यहाँ पे, जितने भी इंडिया यूके के अंदर में आपका ट्रेड का एक्सपोर्ट करता है। बट एट द सेम टाइम इंडिया यूके को क्या बेनिफिट हो रहा है कि अभी 15% बेसिक टैरिफ चल रहा था, अब वो 3% पे हो जाएगा। ओके, एंड देन यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स कि किस सेक्टर में या किस पर्टिकुलर विस्की पे क्या पर्टिकुलर लग रहा है, गुड्स पे क्या लग रहा है, बट आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि इंडिया के कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। सो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा यहाँ पे टेक्सटाइल्स और लेदर को, और दोनों ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज टेक्सटाइल्स और लेदर जो है ये दोनों के दोनों लेबर इंटेंसिव है। सबसे ज्यादा लेबर जो एग्रीकल्चर के बाद आपकी कहीं पे एम्प्लॉय की जाती है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, एंड एट द सेम टाइम लेदर सेक्टर के अंदर में भी, बिकॉज हैंडमेड पर्टिकुलर शू मेकिंग इज वेरी आस्क्ड फॉर या very much wanted in the UK. They actually desire those particular shoes. तो लेदर सेक्टर को भी बहुत ये बेनिफिट मिलेगा, और स्पेशलिटी गुड्स ऑल्सो विच ऑल्सो इंक्लूड्स योर आईटी सेक्टर। ओके, और यूके इंडस्ट्री जो पर्टिकुलर यहाँ पे गेन करेंगी वो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है। हमें जो पर्टिकुलर एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है सोलर पावर की या विंड पावर की, वो सब भी वहां से मिलेगी, एंड ऑल्सो सर्विसेज आर गोइंग टू बेनिफिट। तो यूके को ये बेनिफिट्स होने वाले हैं, इंडिया को स्पेसिफिकली इन सेक्टर्स में बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर हेडिंग भी है, द हेडिंग इज रिगार्डिंग यूके मिसाइल्स। ओके, तो कौन सी यूके मिसाइल्स हैं जो इंडिया यहाँ पे डील साइन करा यूके के साथ? तो 350 मिलियन पाउंड का ये पर्टिकुलर डील है जिसमें इंडिया परचेज करेगा लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स, LLM, बिल्ट इन यूके ओनली। तो LMM लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स जो होती हैं वो पर्टिकुलर इंडिया अब एक्वायर करेगा फ्रॉम यूके, विच इज वर्थ 350 मिलियन पाउंड ऑल्सो। इसके अलावा इंडिया हैज आल्सो साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ 250 मिलियन पाउंड ऑन इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन्स फॉर इंडियन नेवल शिप्स आल्सो कंक्लूडेड। तो आपके इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन्स जो नेवल शिप्स को यहां पे रन करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर्ड होंगे, उसके लिए भी 250 मिलियन आपके पाउंड का एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपकी कवर करना चाहूंगा वो है एजुकेशन कोलैबोरेशन कहां हुआ है। तो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकेस्टर और सरी, दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं ये दोनों यूनिवर्सिटीज भी आप अपने पर्टिकुलर कैंपसेस ओपन करेगा इंडिया के अंदर में। तो वी नो ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑल्सो, बट इसके अलावा दीज आर ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर में अपना कैंपसेस ओपन करने वाले हैं। इसके अलावा एक जो पर्टिकुलर सोर पॉइंट है वो ये है कि हम दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेके, सो दैट जो दोनों कंट्रीज की तरफ से एफडीआईज होता है एक दूसरे कंट्री में, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके, उसके लिए एक बीआईटी अभी तक साइन नहीं हुई है। तो पॉसिबली फ्यूचर के अंदर में वेरी सुन इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पे एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन करेंगे। तो करंटली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज देयर इज करंटली नो बीआईटी बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसी न्यूज के अंदर में कि देयर इज नो बीआईटी, करंटली देयर इज नो बीआईटी बिटवीन इंडिया एंड यूके एंड इट वुड बी साइंड सून। ओके, तो इससे आपको ये याद रहेगा कि अभी नहीं है। एज अ नेम सजेस्ट, बीआईटी क्या काम करता है? जो इन्वेस्टमेंट होता है, लेट्स से यूके की कंपनी ने इंडिया में कोई स्टोर ओपन करा और यहाँ पे कोई टैक्स इश्यू हो गया, तो इन्वेस्टमेंट इश्यू है तो उसको कैसे डील किया जाएगा वो सब अगर बीआईटी साइन हो जाएगी तो बीआईटी के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं हिंदू पे। तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड सेंटर पिटीशंस फॉर डेथ पेनल्टी टाइमलाइन।
ओके तो आपको एक इसका कंटेक्स्ट समझाता हूं कि देखिए, अगर कहीं पर आपके किसी कोर्ट ने, स्पेशली लेट्स से सुप्रीम कोर्ट से किसी पर्सन को लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी, हाई कोर्ट में उसने अपील करी, हाई कोर्ट ने बोला यस डेथ पेनल्टी सही है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पे डेथ पेनल्टी अप्रूव कर दी, यानी कि जो वो पर्टिकुलर पर्सन है वो डेथ पेनल्टी के ऊपर पे है। अब देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो क्या अब उसके पास में कोई रेमेडी है या नहीं? तो आंसर इज कि यस, उसके पास में रेमेडी है। और इंडिया के अंदर में जो डेथ रो के कन्विक्ट होते हैं उनके पास में प्रेसिडेंट के पास में जाने का ऑप्शन होता है। ओके, सो रिमेंबर दिस, नॉट विद द गवर्नर, बट जो प्रेसिडेंट होता है, जो डेथ रो कन्विक्ट होते हैं, उनके पास में, प्रेसिडेंट के पास में जाने का ऑप्शन होता है अंडर द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पे गवर्नमेंट के पास में पार्डनिंग पावर नहीं है, गवर्नर के पास में भी पार्डनिंग पावर नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नर के पास में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है आपकी पार्डनिंग पावर्स इन केस ऑफ डेथ रो कन्विक्ट्स। अदर केसेस में गवर्नर के पास में भी होती है, रेमिशन की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी होती है, बट अगर डेथ रो के कन्विक्ट्स हैं तो वो पर्टिकुलर पार्डनिंग पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है। ओके, तो यहां पे लेट्स से अगर प्रेसिडेंट के पास में मर्सी पिटीशन है तो गवर्नमेंट ने यहां पे ये कहा था कि अगर मर्सी पिटीशन अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देता है तो सेंटर वांटेड कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर में उसको डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट कर देनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पर्टिकुलर पिटीशन है इसको रिजेक्ट कर दिया है कि यहां पे हम कोई भी टाइमलाइन नहीं देंगे। नहीं तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि अगर प्रेसिडेंट को मैंने मर्सी पिटीशन करी है कि मेरी डेथ पेनल्टी को लेट्स से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो यहां पे अगर उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है, विच मींस प्रेसिडेंट हैज एडवाइज या प्रेसिडेंट हैज स्टेटेड कि दिस पर्सन शुड बी हैंग्ड अनटू डेथ, तो यहां पे जब मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है तो नाउ द गवर्नमेंट वांटेड कि जैसे मर्सी पिटीशन हो तो सुप्रीम कोर्ट शुड सजेस्ट कि 7 डेज के अंदर में यहां पे उसको फांसी दे देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि हम कोई भी यहां पे टाइमलाइन नहीं देंगे। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है उसके अगेंस्ट में जाता है अगर हम यहां पे एक टाइमलाइन फिक्स कर देते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज यहां पे रिजेक्ट हो गई है। तो हम एक बार का डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इंडिया में लॉ क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जजमेंट के बेसिस पे यहां पे ये पर्टिकुलर वर्डिक्ट प्रोवाइड करा है। ओके, तो यहां पे आपका ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं। अब इसका जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट है 2014 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लेट डाउन करा था कि इन केस अगर मर्सी पिटीशन आपकी यहां पे रिजेक्ट हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में वो जो पर्टिकुलर उसका एग्जीक्यूशन है इट कैन नॉट बी अननेसेसरी डिले। तो यहां पे अननेसेसरी डिले का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पे एक टाइमलाइन फिक्स कर दो या एक टाइम फिक्स कर दो, बिकॉज दिस ऑल्सो गोज अगेंस्ट अ पर्सन्स राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी कि जस्ट बिकॉज उसको यहां पे डेथ पेनल्टी मिलनी है तो उसकी जो बची हुई लाइफ है उसको हम इस तरीके से खराब नहीं कर सकते हैं कि वो हर दिन अपने डेज काउंट करना स्टार्ट कर दे कि मुझे आज मेरे मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुई है तो नेक्स्ट 7 डेज में या नेक्स्ट 30 डेज में होगा। तो आप अननेसेसरी डिले नहीं करोगे बट एट द सेम टाइम यहां पे कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं हो सकती है। ओके, तो यहां पे सेंटर का आर्ग्यूमेंट था कि भाई देखिए आप सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से मत सोचिए, जो विक्टिम फैमिली है जिसको भी एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ जस्टिस चाहिए उसके हिसाब से भी आप देखिए और उस बेसिस पे करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफरिंग द शत्रुघ्न चौहान केस इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज शत्रुघ्न के केस के अंदर में, शत्रुघ्न चौहान केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लेट डाउन करा था, सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर अनरीजनेबल डिले होता है इन डिसाइडिंग मर्सी पिटीशंस तो उस पर्टिकुलर केस में उसका आर्टिकल 21 यहां पे वायलेट होता है। और ये जो पर्टिकुलर डिले है अगर मर्सी पिटीशन पे प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं ले रहा, उसके पास में पड़ी है और वो डिसीजन नहीं ले रहा है, it itself can be a valid ground for commuting a death sentence to life imprisonment। तो आप ये देखिए कि वैसे तो डेथ रो कन्विक्ट के केस के अंदर में आपके सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में पार्डनिंग पावर्स होती हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने शत्रुघ्न चौहान केस में क्या कहा कि अगर मर्सी पिटीशन के अंदर में अनरीजनेबल डिले होता है तो वो अपने आप में ग्राउंड है और फिर यहां पे हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट नाउ कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर डेथ रो कन्विक्ट इनटू अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, तो डेथ रो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सुप्रीम कोर्ट भी कन्वर्ट कर सकता है अगर अनरीजनेबल डिले हो।
ओके और थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिकॉज यहां डिग्निटी इंपॉर्टेंट है या राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है, तो प्रिजनर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ मर्सी पिटिशन रिजेक्शंस एंड अलाउड लीगल एंड मेंटल हेल्थ असिस्टेंस बिफोर एग्जीक्यूशन। सो नॉट जस्ट आपको यहां पे मर्सी पिटिशन को डिसाइड करना है, बट प्रॉम्प्टली प्रिजनर को बताना है, एंड एट द सेम टाइम अगर उस पर्सन की मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो गई है तो उसके बाद में इवन बिफोर एग्जीक्यूशन उसको काउंसलिंग मिलनी चाहिए, उसको हेल्थ मेंटल हेल्थ असिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो देखिए आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही ऐसा जजमेंट दिया है जो मेंटल हेल्थ से इवन ऑफ अ डेथ रो कन्विक्ट से भी डील कर रहा है। ओके तो उसके पास में क्या क्या लीगल रिकोर्स बच रहा है अगर कुछ है तो, और क्या उसके और उसको मेंटल हेल्थ असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के जजमेंट में क्लियर कर दिया था। ओके बट इन सब के अलावा I have to ask you one very important question and that is कि if I ask you कि इंडिया के अंदर में क्या कैपिटल पनिशमेंट अलाउड है या नहीं, तो आई नो ऑल ऑफ यू वुड से कि यस इंडिया में अभी कैपिटल पनिशमेंट अलाउड है, बट इंडिया के अंदर में एक डॉक्ट्रिन है जिसको हम बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन लेट डाउन करी थी। ओके तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कैपिटल पनिशमेंट इज लीगल इन इंडिया, बट वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देनी चाहिए। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि विच केस आई एम टॉकिंग अबाउट। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जो है ये किस पर्टिकुलर केस में लेट डाउन करी थी, और एक पर्टिकुलर मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि आई एम नॉट आस्किंग यू द मच्छी सिंह केस। एक मच्छी सिंह केस है, एक मच्छी सिंह से पहले का केस है, मच्छी सिंह केस वर्सेस जो पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब जो केस है आपका, इस पर्टिकुलर केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन किया गया था। बट आई एम आस्किंग यू कि जो डेथ पेनल्टी का केस है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन वाला वो कौन सा है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज कि यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का बजट 25% कट करेगा, बिकॉज यूएस जो है वो अपनी फंडिंग को वहां पे कट कर रहा है। ओके तो यहां पे बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप और यूएस इन इटसेल्फ इज विड्रॉइंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्फीयर, जहां पर भी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड था, बिकॉज वो वहां से विड्रॉ कर रहा है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने फंडिंग क्रंच की वजह से कुछ कट डाउन करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन पीस इन सर्टेन कंफ्लिक्ट रिडन सिचुएशंस और कंट्रीज विच आर नॉट केपेबल टू टेक केयर ऑफ देयर लॉ एंड ऑर्डर देमसेल्व्स, वो पर्टिकुलर फोर्सेस का भी जो बजट है वो कट होने वाला है। ओके तो यहां पे हम एक बार का देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस का। ओके तो ये तो न्यूज हो गई, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएनपीएफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस कौन है, इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, इनका फर्स्ट पर्टिकुलर ऐसा कोई पीस कीपिंग मिशन कौन सा था, इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर तो चलिए नहीं है इनका, बट इनको और किन नाम से जाना जाता है। ओके तो ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं कवर करवा रहा हूं आपके। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस सबसे पहले फाउंड हुए थे 1948 के अंदर में, यूएन जनरल असेंबली ने इसको अलग से फॉर्म किया था। ओके तो ये कोई यूएन चार्टर में नहीं मेंशन्ड है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, इट इज क्रिएटेड बाय यूएन जनरल असेंबली। और जो यूएन पीस कीपर्स हैं इनको हम ब्लू हेलमेट्स और ब्लू बैरेट्स, बैरेट्स इज हेलमेट ओनली, फ्रेंच वर्ड है, ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है, बिकॉज एज यू कैन सी दे वियर ब्लू हेलमेट, सो दैट कि अगर किसी कंफ्लिक्ट सिचुएशन में जा रहे हो और वहां पे दो ग्रुप्स में फाइट हो रही है, दे नो कि ये पर्टिकुलर पर्सन दूसरे साइड के नहीं है, दीज आर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं। ओके तो ब्लू हेलमेट्स ब्लू बैरेट्स भी कहा जाता है। एंड थर्ड इज कि यहां पे अगर किसी कंट्री में लेट्स से इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है, यूनाइटेड नेशन को पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी है, कौन डिसाइड करेगा? सो इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल। ओके यूएन सेक्रेटरी जनरल है जो इसको करेगा, बट ऑथोराइज कौन करेगा कि अगर सेक्रेटरी जनरल एक सिंगल पर्सन ने बोल दिया क्या चला जाएगा? तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपके यूनाइटेड नेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वो जनरल असेंबली नहीं है, वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यहां पे वोट करेगा, और अगर वहां पे मेजॉरिटी से डिसाइड होता है विदाउट अ वीटो, किसी भी परमानेंट फाइव ने वीटो नहीं करा है, उस केसेस में सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज कर सकती है डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस।
ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आज तक का सबसे पहला यूएन पीस कीपिंग फोर्स आपका मिशन कहां हुआ था, तो वो आपका 1948 में हुआ था। इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए आपका यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्रिएट किया गया था एंड दैट वाज इन मई 1948 जब फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुआ था और आर्मिस्टिस वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो उसको बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस को अंडर यूएनटीएसओ यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन बना के इंप्लीमेंट करा गया था। ओके तो दिस इज रिगार्डिंग यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। ओके इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कंट्री वाइज देखा जाए, बिकॉज यूनाइटेड नेशन कोई कंट्री तो है नहीं, तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ही इसको ट्रूप्स यहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो विच आर द कंट्री जो सबसे ज्यादा ट्रूप्स प्रोवाइड करते हैं? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज इंडिया, एट सम पॉइंट इट वाज पाकिस्तान, बट नाउ इट इज स्टिल अ साउथ एशियन कंट्री जो सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, इसके बाद 2 आपकी अफ्रीकन कंट्रीज आ जाती हैं, रवांडा और जिबूटी, बट हमें टॉप 3 बहुत है हमारे लिए। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? बांग्लादेश। इंडिया किस नंबर पे? सेकंड पे, और थर्ड पे कौन है? पाकिस्तान है। तो लेटेस्ट जो डेटा है हमारे पास 25 का, उसके हिसाब से लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान है। बट जो न्यूज पर्टिकुलर हम पढ़ रहे थे उसका कंटेक्स्ट ये है कि यूएस यहां पे कट करने वाला है। एंड व्हाई इट इज अ बिग प्रॉब्लम? बिकॉज यूएस जो है एज अ कंट्री इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल डोनर। ओके तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास पैसा नहीं है। जिनके पास में पैसा है वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूएस करता था, बट अब यूएस यहां फंडिंग से भी अपना हाथ पीछे कर रहा है। इसके अलावा चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, ये सब भी फाइनेंशियल डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस आल्सो। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया विथ रिगार्ड टू सरोगेसी लॉ, और यहां पे जो पर्टिकुलर एज ब्रैकेट्स लगाई हुई है कि इस पर्टिकुलर एज में ही सरोगेसी अलाउड है, उस पर्टिकुलर सरोगेसी के लॉ को यहां पे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को एंड कर दिया गया। तो फॉर एग्जांपल कि जब आपका ये सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आया था 21 का, इसके पर्टिकुलर एनफोर्समेंट से पहले अगर आपने अपने एग्स को फ्रीज करा लिया था, या फिर आपने सरोगेसी के लिए पहले ही सोच के एग्स को फ्रीज करा लिया था, अपने स्पर्म को फ्रीज करा लिया था, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो ये एज ब्रैकेट है ये आप पे अप्लाई नहीं होगा। करंटली क्या है, आपको एक पर्टिकुलर मेन और विमेन का एज ब्रैकेट दिया हुआ है अंडर सरोगेसी लॉ। अगर आप उसी एज ब्रैकेट में फॉल करते हो तभी आप सरोगेसी की सर्विसेज को यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू यूज सरोगेसी। ओके बट यहां पे आपके जो पेटिशनर्स है उन्होंने इसको आर्बिट्री बताया, उन्होंने इसको आर्टिकल 14 का 21 का वायलेशन बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा है कि जिन्होंने अपने पर्टिकुलर एक्ट्स को, अपने इनको स्पर्म्स को पहले ही फ्रीज करा लिया था बिफोर दिस लॉ केम इनटू बीइंग, इन पर्टिकुलर लोगों को यहां पे अपना सरोगेसी को यूज करना लेटर ऑन इन लाइफ, इस एज ब्रैकेट के बाहर जाके यूज करना भी अलाउ होगा। ओके सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट इन सरोगेसी लॉ। तो बिकॉज हम ये कर रहे हैं तो सरोगेसी का बेसिक देख लेते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली सरोगेसी? तो इट्स अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ARP, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। तो जैसे आपका IVF होता है वो भी एक ARV है, ये भी एक ARV है। इसके अंदर में क्या होता है, जो विमेन है, मतलब एक थर्ड पर्सन, एक कपल हो गया, एक विमेन हो गया, ये शी कैरीज एंड डिलीवर्स अ चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कपल। तो जो इंटेंडिंग पेरेंट्स है वो अपना स्पर्म और लेट्स से एग प्रोवाइड करेंगे और it would be implanted in the third woman, और ये particular woman would carry the baby for the next 9 months and then she is going to deliver it to the intending couple. ओके बट इंडिया के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ था, जब हम यहाँ पे सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट लाए थे तो हमने ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसको सिर्फ एक कंडीशन में अलाउ करा था, विच इज कि अगर ये अल्ट्रुइस्टिक पर्पस के लिए होगा। ओके तो सरोगेसी अल्ट्रुइस्टिक भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। कमर्शियल इसकी जो सरोगेट विमेन है इसको मैं कुछ मनी प्रोवाइड करके उससे पर्टिकुलर एक सर्विसेज ले लूं, तो यहाँ पे ये चीज हमने एंड कर दी इंडिया के अंदर में, बिकॉज इसका मिसयूज होना स्टार्ट हो गया था। और इसलिए इंडिया के अंदर में अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मतलब फॉर गुड पर्पस ओनली, फॉर बेनिफिट, फॉर मैनकाइंड बेनिफिट ओनली आप यहां पे कर सकते हो। इसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, और तभी कर सकते हो जो इंटेंडेड मदर है, मतलब ये कपल है, इसमें जो इंटेंडेड मदर है शी कैन नॉट कैरी अ प्रेगनेंसी ड्यू टू मेडिकल रीजंस। तो नॉट फॉर एनी अदर रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन अगर वो कैरी नहीं कर सकती है
तो ही आप अल्ट्रोस्टिक प्रेगनेंसी कर सकते हो। उसके लिए भी स्पेसिफिक प्रोविजंस लेट डाउन करे गए हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। करंट लॉ है आपका सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 जो 22 में आपका इंप्लीमेंट हो गया था। ओके, तो यहां पे क्या कहता है कि कौन से वो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पर्संस है विच आर अलाउड टू हैव सरोगेसी एंड विच आर सिंपली प्रोहिबिटेड फ्रॉम हैविंग एनी काइंड ऑफ सरोगेसी सर्विसेज। ओके, तो स्पेसिफिकली कौन कौन से प्रोविजन है, तो सबसे पहला पॉइंट वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको तो स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। ओनली इंडियन मैरिड कपल्स, ओनली इंडियन मैरिड कपल्स एंड ऑल्सो हेट्रोसेक्सुअल्स, तो यहाँ पे होमोसेक्सुअल अगर कोई कपल है दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू हैव सरोगेसी सर्विसेज, दे आर एलिजिबल फॉर सरोगेसी। तो पहली कंडीशन आपकी स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि ओनली इंडियन मैरिड कपल हेट्रोसेक्सुअल जो है दे आर अलाउड। Second is which we have already discussed, commercial surrogacy is banned, only altruistic surrogacy is allowed. But yes, जो basic payments होते हैं लाइक उसका इंश्योरेंस हो गया, उसका जो पर्टिकुलर डिलीवरी का या प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें पेमेंट्स हो गया, उस पर्टिकुलर चाइल्ड के केयर के लिए इनिशियल टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में मदर और चाइल्ड के लिए को जो केयर का कॉस्ट हो गया वो सब आप बेयर कर सकते हो। और यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि जो सरोगेट मदर है जो सरोगेसी के लिए अपना वूम प्रोवाइड कर रही है, इट कैन डोनेट हर वूम ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम। तो एक सरोगेट मदर सिर्फ लाइफ में एक बार ही बन सकता है, इसकी एक दो कंडीशन एक्सेप्शंस है, बट अदरवाइज एक ही बार एक विमेन अपने लाइफ के अंदर में सरोगेसी कर सकती है। अब ये वो पर्टिकुलर प्रोविजन है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को, बट इसका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा। मतलब कि वो पर्टिकुलर विमेन जिन्होंने अपने लेट से एग्स को फ्रीज करा लिया था, लेट से बिफोर दिस एक्ट केम इनटू बीइंग, वो पर्टिकुलर विमेन को यहां पे अलाउ करा गया है कि वो आप इस एज ब्रैकेट के बाहर भी, लेट से अगर वो आज 51 की हो चुकी, 52 की हो चुकी है, तो भी शी वुड बी एलिजिबल फॉर सरोगेसी। ओके, तो यहां पे इंटेंडिंग पेरेंट्स की पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी एज क्या है, तो विमेन शुड बी इन द एज ब्रैकेट ऑफ 23 to 50 और मेन शुड बी इन द एज ब्रैकेट ऑफ 26 to 55। तो रिमेंबर दिस, ये पर्टिकुलर एज ब्रैकेट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अगर कोई पर्सन, कोई पर्टिकुलर कपल अगर सरोगेसी करना चाहता है फ्यूचर में, तो उनको ये पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में ही फॉल करना पड़ेगा, विच मीन्स अ मैन अबव 55 एंड अ विमेन अबव 50, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो इंटेंडिंग कपल की, इंटेंडिंग पेरेंट्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। ओके, और यहां पे हुआ क्या है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगा, लॉ के आने से पहले जिन्होंने ये पर्टिकुलर कर लिया था और अब वो इस एज ब्रैकेट में फॉल नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर पे ये लॉ अप्लाई नहीं करा जाएगा। और इसने दो बॉडीज बनाई है, एक नेशनल सरोगेसी बोर्ड है और एक स्टेट सरोगेसी बोर्ड है, जिसका काम है ये सरोगेसी के प्रोसेस को मॉनिटर करना। ओके, दीज आर फॉर मॉनिटरिंग पर्पसेस। ओके, और थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंटली, which are the category of people which are prohibited from surrogacy, तो सिंगल पर्सन्स चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, होमोसेक्सुअल कपल्स एंड फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। तो ये पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ सरोगेसी इन इंडिया। ओके, तो ये हो जाएगा। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है कि ये जो पर्टिकुलर सरोगेसी लॉ का है ये रेट्रोस्पेक्टिवली उन कपल्स से अप्लाई नहीं करता जिन्होंने अपने एम्ब्रायर्स को अपने फ्रोज करा लिया था बिफोर द एक्ट केम इनटू फोर्स। तो यहां पे देखिए जो पर्टिकुलर डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन है आपकी सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट की, वो है जनवरी 25, 2022। तो इससे पहले आपने अगर प्रिजर्व करवा लिया था तो आप इसके बाद में भी उस एज ब्रैकेट को क्रॉस करके भी यहां पे कर सकते हो। एग्जेम्पशन अप्लाइज इवन इफ इम्प्लांटेशन हैज नॉट येट अकर्ड। ओके, तो ये पर्टिकुलर है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली एज लिमिट जो है ये भी आपकी यहां पे अलाउ कर दी गई। दीज आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर ऑल न्यू सरोगेसी केसेस। ओके, तो ये दो पॉइंट से आप इसका कंक्लूजन बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत अच्छी न्यूज आई है। कैन देयर बी अ जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट विदाउट अपोजिशन? सो इफ यू रिमेंबर, एक हमारा 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, अमेंडमेंट बिल आया है, जिसके अंदर में अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसको एक सीरियस क्राइम के लिए स्पेसिफिक डेज के लिए अगर जेल कर दिया जाता है तो उसकी जो मिनिस्टरशिप है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर आपका बिल है ये पास नहीं हुआ है, इसको रेफर किया गया था टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ओके, अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसमें लोकसभा के मेंबर्स भी हो सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स भी हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि उस पार्लियामेंट्री
कमिटी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हो एंड देयर आर सपोज टू बी अपोजिशन पार्टी मेंबर्स आल्सो, सो दैट कि वो पर्टिकुलर जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो। बिकॉज सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं जो लॉ पास करवाना ही चाहती है, उसके अलावा अपोजिशन पार्टीज, योर रीजनल पार्टीज, योर स्मॉलर पार्टीज, योर इंडिपेंडेंट्स, दे आर आल्सो मेड मेंबर्स सो दैट उस पार्लियामेंट्री कमिटी के डिसीजन की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो। तो यहां पे क्वेश्चन यह है कि क्या एक पार्लियामेंट्री कमिटी बिना ऑपोजिशन लीडर्स के भी बन सकती है क्या? सो द शॉर्ट आंसर इज यस, कि बनाई तो जा सकती है बट उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन होगा। और यहां पे बिकॉज इस पर्टिकुलर बिल के लिए अभी तक अपोजिशन पार्टीज ने अपने पर्टिकुलर मेंबर्स अनाउंस नहीं करे हैं, तो यहां पे गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ ओनली मेकिंग पार्लियामेंट्री कमिटी विदाउट द अपोजिशन लीडर्स। तो उसके अंदर में दे आर ट्राइंग टू हैव द रूलिंग पार्टी मेंबर्स ऑब्वियसली, बट अपार्ट फ्रॉम देम जो इंडिपेंडेंट्स होंगे, स्मॉल रीजनल पार्टीज होंगी विच कैन बी इन फेवर ऑफ द पार्टी और दे कैन बी पार्ट ऑफ द दे कैन बी अ न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो। तो वो सारे पर्सन जो होंगे उनके साथ में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बनाने की बात चल रही है। ओके, तो आपके जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उनका फॉर्मेशन क्या है, किस किस टाइप की होती है, एक वो और बताता हूं। बट आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया कि कितने डेज का यहाँ पे अरेस्ट होना चाहिए जब आप मिनिस्टरशिप से आपको रिजाइन करना पड़ेगा, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ऑल्सो इट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो ही यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यहाँ पे कंपोज करता है। ओके, तो यहां पे स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना सकते हैं। और यहां पे जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द डिफरेंट पार्टीज, कि कांग्रेस यहां पे नॉमिनेट करेगा कि कौन किसकी जगह होगा। एंड यूजुअली सब पर्टिकुलर पार्टी से, सब पर्टिकुलर टाइप की पार्टी से यहां पे मेंबर्स को आपका इनका मेंबर्स बनाया जाता है। बट यहां पे देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। ओके, इसके अलावा यू शुड नो कितने टाइप्स की पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। देखिए वैसे तो बेसिकली दो ही होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज, एडहॉक कमिटीज। जो ये तीन कमिटीज है ये भी इन्हीं में सब पार्ट्स होते हैं। बट अगर मैं इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन करूं तो ये 5 टाइप्स ऑफ ब्रॉडर पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। जैसे कि स्टैंडिंग कमिटी होती है परमानेंट, एडहॉक कमिटीज होती हैं जो होती है टेम्पररी। थर्ड इज ज्वाइंट कमिटीज, जो एडहॉक भी हो सकती है, स्टैंडिंग भी हो सकती है। ज्वाइंट कमिटीज होती है फॉर एग्जांपल जहां पे लोकसभा राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स हो। फोर्थ होती है सेलेक्ट कमिटीज, जो पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए बनाई जाती है, तो मोर और लेस ये भी एडहॉक टाइप की होती हैं और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। और फिफ्थ इज कमिटीज ऑफ इंक्वायरी, ये एक स्पेशल कमिटी होती है जब किसी एक पब्लिक इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर पे आपको कोई पार्लियामेंट्री कमिटी बनानी है। तो यूजुअली ये किसी बिल के लिए नहीं बनाई जाती है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक है उसके ऊपर पे कोई डिस्कशन चाहिए तो उसके ऊपर बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया यूएस के बीच में जो टैरिफ है उस पे पार्लियामेंट को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसको क्या लॉ बनाना चाहिए, अगर मुझे उस पर डिस्कशन करना होगा तो एक मैं कमिटी ऑफ इंक्वायरी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूं। ओके, तो ये प्राइमरली 5 तरह की आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन ये न्यूज आपके दोनों न्यूज़पेपर में आई है और यहाँ पे इंडिया जो आपका आबू धाबी में आपका IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके अंदर में उसने अनाउंस करा है कि वो एक रेड लिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना इंडिया के लिए भी अलग से बनाएगा। तो यहाँ पे अपना खुद का नेशनल रेड लिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो है वो इंडिया बना रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। 25 से 30 के अंदर में भी अब हमें IUCN की रेड लिस्ट तो पता ही है, बट इंडिया स्पेसिफिक रेड लिस्ट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, इसने यहाँ पे अनाउंस करा है। तो करीब करीब 11,000 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन रिस्क क्या है इंडिया में, 11,000 स्पीशीज का ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना। 7,000 प्लांट स्पीशीज को हम देखेंगे और 4,000 एनिमल स्पीशीज का हम देखेंगे कि उनका एक्सटिंक्शन रिस्क कैसा है। जैसे IUCN रेड लिस्ट में डिफरेंट कैटेगरीज बनाता है, सिमिलरली उसी बेसिस पे हमारी भी पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री है, हमारी भी जो गवर्नमेंट है वो इसको क्रिएट करेगी। यहां पे हमने इसको अनाउंस करा है आबू धाबी में जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ IUCN हुआ है उसके अंदर में। कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो प्राइमरली स्पेयरहेड तो करेगा इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, बट इसके अलावा बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये हैंडल करेंगे। तो आपके लिए टास्क क्या, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो बॉटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स कहां पे। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि इनके हेडक्वार्टर्स कहां पे है।
ओके इसके बाद IUCN, बिकॉज ये कांग्रेस IUCN की थी और रेड लिस्ट का कंसेप्ट भी IUCN ने दिया है, तो ये पर्टिकुलर एक कैटेगराइजेशन होता है जिसके बेसिस पे हम अलग अलग एनिमल्स को, आपके बर्ड्स को, प्लांट्स को, फ्लोरास को भी इस पर्टिकुलर से इवैल्यूएशन करते हैं और उनको डिफरेंट कैटेगरीज में पुट अप करते हैं ऑन द रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क दे फेस ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, तो अगर आप एक्सटिंक्ट हो चुके हो तो यहां पे चले जाओगे, अगर आप जू में तो मिल सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर एक कंजर्वेशन एरिया में तो मिल सकते हो, बट अदरवाइज वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो तो आप इस कैटेगरी में होगे। थर्ड इज अ न्यू कैटेगरी, रीजनली एक्सटिंक्ट, तो आप किसी एक रीजन में मिलते थे, कई रीजन्स में हो, एक रीजन से आप एक्सटिंक्ट हो चुके हो तो आप रीजनली एक्सटिंक्ट हो जाओगे। एग्जाम्पल के लिए इंडियन चीता जो है वो रीजनली एक्सटिंक्ट, या एशियन चीता रीजनली एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया के अंदर में, बट ईरान के अंदर में है, तो अदरवाइज वो एक्सटिंक्ट नहीं है, बट इंडिया में एक्सटिंक्ट है। इसके बाद ये तीन सबसे फेमस थ्रेटन कैटेगरीज हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। देन यू हैव नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, अगर डेटा ही नहीं है, उनका डेफिशिएंट है डेटा, तो डेटा डेफिशिएंट कुछ केसेस में नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर पे। एंड लास्ट इज नॉट इवेल्युएटेड, तो मे बी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा या बहुत कम है, तो उनको इवैल्यूएट अभी करंटली नहीं किया गया। ये जो कैटेगराइजेशन है, इट इज डन बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑफ विच इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर। ओके, एंड फाइनली एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, विच इज IUCN का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, और एक मैं आपको वन लाइनर और प्रोवाइड करता हूं, यहां पे आपके दो इंडियन अमेरिकन, सो दे आर नॉट इंडियंस, दे आर इंडियन ओरिजिन पर्सन, अमेरिकन हैं बेसिकली, और इन दो लोगों को मैक आर्थर ग्रांट मिला है। ओके, तो मैक आर्थर ग्रांट एक तरह का प्राइज है, स्कॉलरशिप है, जिसमें जो 22 लोग होते हैं, जीनियस जो होते हैं, जो जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में कुछ बहुत कमाल का करा है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसमें इस बार दो इंडियन ओरिजिन विनर्स भी हैं, एक है टेरेसा पुटुसेरी और दूसरे है नाबारुन दासगुप्ता। नाबारुन दासगुप्ता और टेरेसा पुटुसेरी दोनों इंडियन अमेरिकन हैं और डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं, तो इनको इन पर्टिकुलर काम के लिए इस बार का मैक आर्थर ग्रांट जो है वो यहाँ पे अवार्ड करा है, विच इज अवार्डेड बाय द मैक आर्थर फाउंडेशन ऑफ USA ओनली। ओके, तो ये एक वन लाइनर है, तो ये दो नाम किस फील्ड के हैं और मैक आर्थर ग्रांट को जीनियस ग्रांट कहते हैं, ये आप लिख के एक जगह नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके अलावा मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, हमने यहाँ पे ट्रम्प का जो गाजा प्लान है, जो अब पॉसिबली इंप्लीमेंट हो जाएगा, फेज 1 अप्रूव हो चुका है, तो ये पर्टिकुलर प्लान जो है इसको हम अलग से एक पूरे सेशन में कवर करेंगे। आई डिड नॉट वांटेड कि हम उसे न्यूज एनालिसिस में करें, बिकॉज वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो अलग से उसको MIT के अंदर में करेंगे। एंड पॉसिबली माय एडवाइस टू यू वुड बी कि उसको हम तभी कवर करें जब वो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो आपके एग्जाम से पहले ही कवर करवा देंगे, बट उसको तब कवर करेंगे जब हमें सारी क्लैरिटी उस पर मिल जाएगी। ओके, सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।